Hello my dear students, welcome all of you on our YouTube channel ITT Science Classes। आप देख रहे हैं लेक्चर 3। इसके पहले लेक्चर 2, 1 और 2 मैं कर चुका हूँ। लेक्चर 1 में क्या बतलाया गया था? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का डिफिनीशन। लेक्चर 2 में लॉ ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद फ्रिक्शन कोफिशिएंट, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सारा हो चुका है। अगर आप उन दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उस दोनों वीडियो का लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नए जोश जुनून के साथ देखिए फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हौसला बुलंद कीजिए और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम लोग आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो सपोज कि एक प्लेन सरफेस है। अब जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो स्मूथ सरफेस होने का तो बात ही नहीं है, रफ होगा ही होगा। और इस रफ प्लेन सरफेस पे आपने रख दिया है एक ऑब्जेक्ट और इसका है मास m। कोई डाउट? कुछ ना कुछ तो मास होगा भैया, m कह दिए तो क्या गलत कहे। तो m ऑब्जेक्ट का कोई, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि अंडरस्टूड है। आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये हम बताए तो जाने क्या, पहले से भी आप जानते हैं। तो ये सरफेस पे वेट लग रहा है mg, सरफेस पे फोर्स लग रहा है mg। तुरंत सरफेस नॉर्मल रिएक्शन के रूप में ये ऑब्जेक्ट पे लगाएगा ऊपर की ओर, जो कि वेट के अगेंस्ट होगा। इसको हमने कह दिया नॉर्मल रिएक्शन। ओके, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस स्मूथ रहे या रफ रहे, ये दो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन गलती से आपने इस पर कोई एक फोर्स लगा दिया F, अप्लाइड फोर्स F लगा सकते हैं। तो ये F फोर्स लगा दिए और ऐसा फोर्स लगाए, इतना फोर्स लगाए कि ये ऑब्जेक्ट चलने की स्थिति में, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि एक इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, चलने की स्थिति में है, मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो चलो भैया, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, तो FL इसको कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर जो यह लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, तो ऑब्जेक्ट को तो यहाँ हम लोग सेंटर्ड किए हुए हैं, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हम इसी के सामने लगाते हैं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स FL। ओके, यही ऑब्जेक्ट को यही हम लोग केंद्रित माने हैं, सेंटर्ड माने हैं। तो देखिए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन और FL दो फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा वह क्या होगा? इसके बीच में ही कहीं होगा रिजल्टेंट फोर्स, या हो गया रिजल्टेंट फोर्स, ये दोनों का। इसको हम कह दिए FR, रिजल्टेंट फोर्स। और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। कितना एंगल बना रहा होगा? तो सपोज कि यह एंगल बना रहा है लैम्डा। कितना? लैम्डा। तो यही लैम्डा जो है वह क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। तो क्या डिफिनीशन हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस पर हो और कैसे स्थिति में हो, उस पर एक फोर्स अप्लाइड हो, लेकिन ऑब्जेक्ट लिमिटिंग कंडीशन में हो, मतलब चलने की स्थिति में हो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा
वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई डाउट? यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये निकलेगा कैसे? तो यूँ समझ लीजिए कि यही आपका ऑब्जेक्ट है, इधर नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है Fl, और यह है mg। फ्रिक्शनल फोर्स तभी लग रहा होगा जब कोई फोर्स अप्लाई किए होंगे, तो यह फोर्स है F। ये नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट हो गया यह Fr, और आगे यह Fr। तो यह जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ एंगल, ये है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस एंगल को निकालने के लिए इसको हमने ऐसे मिलाया, ऐसा इसको मिलाया, तो tan लैम्डा, क्या tan लैम्डा इज इक्वल टू, इसके बराबर है यह tan लैम्डा, चूंकि इसी को आपने मिलाया है, तो tan लैम्डा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर के जगह लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाई आपका बेस हो गया क्या? नॉर्मल रिएक्शन। संजोग से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, और इनटू n बाई n। n से n हो गया कैंसिल, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एल, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स म्यू एल। तो यही आपका है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। होप सो कि समझ गए होंगे। एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए जहां एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप प्लेन सरफेस के लिए समझ रहे थे, वही कंडीशन आप लाइए इंक्लाइंड सरफेस के लिए। तो इंक्लाइंड सरफेस मतलब ये एक ऐसा, ये तो प्लेन सरफेस हुआ, लेकिन अगर यही सरफेस ऐसा हो जाए, मतलब कि हॉरिजेंटल सरफेस के साथ यह थीटा एंगल बना रहा है, ओके, थीटा एंगल, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जो लिमिटिंग कंडीशन में, मतलब नीचे चलने की स्थिति में, तो ऐसे अगर जो ये एंगल बढ़ाते जा रहे होंगे, सपोज कि पहले ऐसे रखें, छोटा एंगल बनाया यहाँ, तो जैसी बात है ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, चूँकि mg sin थीटा इतना फोर्स नहीं है कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम करके नीचे स्लाइड करे। अभी फ्रिक्शन हावी होगा, mg sin थीटा कम है, लेकिन जैसे जैसे इसको आप बढ़ाते जाइएगा इंक्लाइनेशन, एक ऐसा कंडीशन में आएगा कि ऑब्जेक्ट चलने की स्थिति में, तो उसी कंडीशन को हमने यहाँ लिया है। मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चलने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट जब अभी यहाँ है तो इस पर तो एक फोर्स mg लग ही रहा होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसका सभी फोर्स आप दिखाने के लिए जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही बतला दिए थे। तो mg इधर क्या फोर्स लगेगा इंक्लाइन की ओर? mg sin थीटा, mg sin थीटा लग रहा होगा। ये लग रहा होगा mg sin थीटा, ओके। इधर क्या लग रहा होगा? ये mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा हुआ, दूसरा कंपोनेंट इसका थीटा पर, चूंकि ये एंगल थीटा बनता है, mg cos थीटा होगा, ओके। mg cos थीटा किससे बैलेंस हो रहा होगा? नॉर्मल से। इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन इधर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और चूंकि यह फ्रिक्शनल फोर्स इसको बैलेंस किए हुए है, चलने की स्थिति में है, इसका मतलब क्या हुआ कि mg sin थीटा किसके बराबर होगा? FL के बराबर होगा। तो लिख जाइए इक्वेशन, mg sin थीटा
इज इक्वल टू एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, चलने चलने की स्थिति में तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब एम जी साइन थीटा, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स हो वह तो होता है म्यू, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिमिटिंग के लिए म्यू एल इंटू एन, और यह एन कितना के बराबर है, तो एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी हो गया कैंसिल, तो म्यू एल साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू हुआ म्यू एल। तो यहाँ से हो गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एल। मतलब यही एंगल, जिस एंगल के लिए चलने चलने की स्थिति में हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये देखिए कि एंगल ऑफ रिपोज, ये से बड़ा कोई एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो, जितना एंगल पर ये रुक सकता है उससे अगर बड़ा एंगल कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करेगा, अगर छोटा कर देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, और अगर इसी के बराबर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट चलने चलने की स्थिति में होगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। कल से आप बनाइए न्यूमेरिकल, पहले तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर सब तरह का न्यूमेरिकल बनाएंगे, जेई नीट वगैरह सब का क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आज अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।